नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी गेम चेंजर क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पर पॉलिटी की क्लास चल रही है ऑलरेडी। तो पॉलिटी की ये छठी क्लास है जो हर एग्जाम्स के लिए यूजेबल है। जैसे आपके यूपीएसआई के लिए, यूपीएसएससी के लिए, एसएससी के लिए, डीएसएसबी, रेलवे, ईएमआरएस और भी एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी के लिए। लेकिन आज हम लोग क्लास 6 में पढ़ेंगे क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे और भारतीय नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, पहले यहाँ पर मैं रेड पेन सिलेक्ट कर लूँ हेडिंग्स के लिए, ठीक है। तो अब जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी इनको अगर हम बोले तो हम लोग इनको डीपीएसपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपी और एसपी, डीपीएसपी भी कहते हैं। अब डीपीएसपी कहते हैं, साथ में ये कौन से भाग में होते हैं? तो यानी अगर हम भाग की बात करें तो अगर हम भाग की बात करते हैं तो भाग 4, कौन सा भाग? भाग 4, किसमें? भाग 4 में। भाग 4 में होते हैं हमारे क्या, यही डीपीएसपी। भाग 4 में ही होते हैं हमारे क्या, डीपीएसपी होता है। ये भाग 4 से रिलेटेड है, ठीक है, भाग 4 से। और अनुच्छेद 36 से, यानी अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल कितने से? आर्टिकल 36 से 51 तक। कहाँ तक? आर्टिकल 36 से 51 तक ये होते हैं, ठीक है, ओके। अगर हम डीपीएसपी के बाद आर्टिकल की बात करें, अगर हम बोले कि डीपीएसपी यानी इनको लिया कहाँ से गया है, तो इनको लेने के लिए हम लोग ने कहाँ से लिया है, किसके संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये क्वेश्चन आता है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, संविधान से लिया गया, ठीक, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अनुच्छेद, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है? तो अनुच्छेद 2 इंपॉर्टेंट हैं। जैसे क्या? अनुच्छेद 40, यानी आर्टिकल 40 की बात कर रहे हैं। अगर हम अनुच्छेद 40 की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 40 की बात कर रहे हैं, 40 में क्या दिया हुआ है? 40 में दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? ग्राम पंचायत का संगठन, कि कैसे ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है या संगठन है, ठीक है। इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन, इसके बारे में बताया गया है, ठीक। नाउ अब हम बात करते हैं क्या, अनुच्छेद 40 के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? अनुच्छेद 48 की। जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा, जो पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। अनुच्छेद 48 की, अनुच्छेद 48 48
48 में हमें क्या बोला गया है, कृषि एवं पशुपालन संगठन के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमें बताया गया है कृषि एवं पशुपालन संगठन के बारे में बताया है, संगठन के बारे में बताया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया है, यहां पर अनुच्छेद 50। अब अनुच्छेद 50 में बताया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है। क्या बताया गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। यानी कहने का मतलब क्या है कि जुडिशरी अलग अलग होगी। ठीक है, जुडिशरी यानी वर्किंग डिपार्टमेंट्स और जो आपके जुडिशरी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक में शामिल नहीं हो सकते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हैं, किसी एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये चीज है। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं क्या, अपने अनुच्छेद 51 की ओर। किसके बाद, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया है, देखते हैं उसको भी। अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। यानी इसमें क्या बताता है कि अंतरराष्ट्रीय, हमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। यानी ये हमें क्या बताता है कि हमें अंतरराष्ट्रीय शांति प्रदान करेगा, यानी बाहरी जो देश विदेश है उनसे शांति प्रदान करेगा और सुरक्षा प्रदान करेगा, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये चीज बताया गया है। ये आपका अनुच्छेद 51 में बताया गया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें अनुच्छेद 51 तक हो गया है। अब हम पढ़ेंगे इसका उद्देश्य क्या था, डीपीएसपी का। ठीक है, तो डीपीएसपी का यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य क्या था। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य, क्वेश्चन आता है मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन पर आधारित है, जैसा जानते हो आप लोग। मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या उद्देश्य है, भारत में आर्थिक, भारत में आर्थिक और
सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, स्थापना करना, ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये प्रमुख उद्देश्य है डीपीएसपी का। ठीक है, इसके बाद आ गए हम लोग 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था जो डीपीएसपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 42वां संविधान संशोधन यानी 42 अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी 42वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन, इसके बारे में क्या है कि ये नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से वरीयता देता है। ये क्या बोलता है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन के अकॉर्डिंग जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, तत्वों को मूल अधिकारों के परे वरीयता दी, को मूल अधिकारों के परे वरीयता दी। ठीक, ये 42वां संविधान संशोधन है। ठीक, इसके बाद हम बात करें, एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आता है किसके द्वारा, केटी शाह के अनुसार। किसके अनुसार? के.टी. शाह के अनुसार। अब इन्होंने क्या कह दिया, इनका स्टेटमेंट ये था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। अब इनका क्या कहना था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये केटी शाह के अनुसार था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इतना ही है। अब इन्होंने ये ऐसा क्यों कहा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, यानी जब बैंकों को जितना सुविधा लगेगा उतना अदा करेगी। तो जाहिर सी बात है नीति निर्देशक तत्व क्या है कि जो गवर्नमेंट चाहेगी वो अपने अनुरूप काम करेगी उसमें। ठीक है, तो इसलिए इनको इनके स्टेटमेंट को प्रायोरिटी मिली। और अगर आप याद करना चाहते हैं कि डीपीएसपी किससे रिलेटेड है, तो याद करने का साधारण तरीका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे डीपीएसपी कितने लेटर है, 1 2 3 4,
यानी 4 लेटर हैं, तो यानी किससे रिलेटेड है? भाग 4 से। ऐसे याद कर सकते हो, 4 लेटर 4 भाग से। ठीक है, ट्रिक के द्वारा डीपीएसपी किससे रिलेटेड है? भाग 4 से। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये थोड़ा सा ओवर करना बंद कर रहा है, तो देखते हैं इसको क्या कमी हुई। तो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता के बारे में। तो भारतीय नागरिकता क्या है? इसमें सबसे पहले तो जानते हैं कि नागरिकता शब्द को ध्यान रखिएगा, संविधान में है ही नहीं। यानी अगर हम बात करें नागरिकता की, तो नागरिकता शब्द की अगर हम बात करें तो नागरिकता शब्द संविधान में है ही नहीं। संविधान में है ही नहीं। ठीक, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? नागरिकता की। नागरिकता की बात कर रहे हैं, जो कि संविधान शब्द संविधान में है ही नहीं। इसके कहाँ दिया गया है नागरिकता की अगर हम बात करें तो भाग 2 में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? भाग 2 में। यानी ये कहाँ दिया गया है? भाग 2 में। भाग 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। भाग 2 में दिया गया, अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ओके, एकल नागरिकता राज्यों के लिए दूसरी नागरिकता नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा कि 5 से 11 तक दिया गया, और क्या बोला गया है इसमें? 5 से 11 तक अनुच्छेद है, अनुच्छेद है। ठीक है, और इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? एकल नागरिकता एकल नागरिकता मतलब राज्यों के लिए दूसरी नागरिकता नहीं। मतलब राज्यों के लिए दूसरी नागरिकता नहीं। ठीक, यानी क्या कि आप चाहे जम्मू कश्मीर में रहो, आप चाहे गुजरात में रहो, आप चाहे कानपुर में रहो, आप चाहे लखनऊ में रहो, आप चाहे दिल्ली में रहो, आप चाहे इटावा में रहो, किसी भी शहर में रहो, किसी भी स्टेट में रहो, चाहे तमिलनाडु में रहो, चाहे आंध्रा में रहो, तो क्या है? नागरिकता अलग अलग नहीं होगी। यानी बस एक ही नागरिकता है, क्या है? वो है इंडियन, यानी भारत की। ठीक, अब नागरिकता से संबंधित विषय पर विधि कहाँ निहित है? संसद में निहित है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नागरिकता से संबंधित निधि यानी कानून, अगर हम बात करें नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित
नागरिकता से संबंधित विषय पर विधि, विषय पर विधि कहां पर निहित है? तो संसद में निहित है। कहां पर निहित है? संसद में। संसद में निहित है, यानी संसद ही बना सकती है, यानी जितने भी पॉलिटिशियन है यही बना सकते हैं कि कौन देश का नागरिक है या नहीं है। ठीक है, ओके। संसद में निहित है। अगर हम अनुच्छेद 11 की बात करें, यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद अगर हम 11 की बात करें, अनुच्छेद अनुच्छेद 11 की अगर हम बात करें, ठीक है, अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता से संबंधित नियम है। अनुच्छेद 11 में क्या है? नागरिकता से संबंधित नियम है। अनुच्छेद 11 में क्या है? नागरिकता से संबंधित नियम, नागरिकता से संबंधित नियम। ठीक, ये कहां पर है? अनुच्छेद 11 में दिए गए। ठीक है, जो इसी के अनुच्छेद 11 में क्या हुआ था, इसी में बना था क्या हमारा नागरिकता अधिनियम 1935। इसी के अंतर्गत बना हुआ है क्या नागरिकता अधिनियम 1935। ये ध्यान रखो, अनुच्छेद 11 के अंदर नागरिकता याद करने के साथ ट्रिक एक एक, यानी एक एक मिलेंगे तब 11 हो गए। ठीक है, यानी एक एक मिल करके पूरा देश बनेगा, तो यानी क्या? नागरिकता एक एक। ठीक है, ऐसे याद रखना चाहो तो रख सकते हो। अब हम बात करें क्या कि भारतीय नागरिकता, तो भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है अगर हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय नागरिकता के बारे में, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है? तो नंबर 1, पहला सभी लोग जानते होंगे क्या? अगर आप जन्म से पंजीकृत हो, जैसे अभी मांगा जा रहा है SIR के दौरान, जन्म से पंजीकृत क्या होना चाहिए? जन्म से पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, जैसे SIR के दौरान मांगे जा रहे हैं कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो तो दीजिए वोटिंग के लिए, या वोटिंग ID कार्ड हो। ठीक है, या उत्तराधिकारी हो। कैसे मिलती है उत्तराधिकारी? मतलब जैसे जिस समय बना था 1935 में, तब राजा महाराजाओं की रियासत चलती थी, तो या क्या हो? जन्म से पंजीकृत हो, या क्या हो? उत्तराधिकारी हो, यानी क्या हो? वो यहीं पर रहता हो या उसके पूर्वज रहते हो। ठीक है, तो ये उत्तराधिकारी हो, ये चीज था, या तो उत्तराधिकारी हो। इसके बाद क्या आ जाता है? ये एक जगह से और मिल सकती है, या क्या दे दे? गृह मंत्रालय दे दे। जैसे कोई लोग विदेश में रहते हैं, वो लोग भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो गृह मंत्रालय उनको दे सकती है। गृह मंत्रालय द्वारा उनको नागरिकता मिल सकती है। ओके, उसके लिए भी कुछ रूल होते हैं, तो गृह मंत्रालय के द्वारा। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 10 में। कहां पर? अनुच्छेद
10 में, अनुच्छेद 10 में आ जाते हैं। अनुच्छेद अगर हम 10 की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 10 में क्या कहता है कि संसद नागरिकता वापस ले सकता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि संसद नागरिकता वापस ले सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वापस ले सकता है। मान लो गृह मंत्रालय ने दे दी, गृह मंत्रालय ने दे दी तो क्या करेगा, संसद वापस ले सकता है। ठीक है, ओके। और कब ले सकता है, जैसे मान लो क्या हुआ कि इसके लिए इसने क्या किए, झूठे सबूत दे दिए। नागरिकता के लिए क्या किए, नागरिकता के लिए इसने क्या किए, झूठे सबूत दे दिए, झूठे सबूत दिए। कैसे लेगा, नागरिकता के लिए झूठे सबूत दिए और वफादार ना हो संविधान के प्रति, वफादार ना हो संविधान या देश के प्रति। ठीक है, संविधान के प्रति, तब भी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, या दुश्मन देश के साथ कोई नाता हो, दुश्मन देश के साथ कोई नाता हो, कोई नाता हो। ठीक, ओके। युद्ध के समय, दुश्मन देश के साथ नाता हो, आगे ऐड कर लो युद्ध के समय। कब, जब युद्ध हो रहा हो, युद्ध के समय, तब नागरिकता जा सकती है। ठीक है, या लगातार 7 वर्षों से देश के बाहर रहे। इसके नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं क्या, लगातार, यहां एरो बना के लिख दे रहे, या लगातार 7 वर्षों तक देश के बाहर रहे। मान लो कोई व्यक्ति है और देश से बाहर है, वो कितने वर्षों तक है, 7 वर्षों तक है, और भारत आ नहीं रहा। ठीक है, और कब हो सकता है, या नागरिकता पंजीकृत कराने के समय 5 वर्ष के भीतर 2 या 2 वर्षों से अधिक के लिए जेल गया, या नागरिकता पंजीकृत कराते या कराने के 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए, अधिक वर्षों के लिए जेल गया हो।
समझ में आ रहा? यानी क्या है, नागरिकता पंजीकृत हुई जैसे उसकी, मान लो उसने आज नागरिकता पंजीकृत कराई, तो 5 वर्ष के बाद भीतर क्या होगा, वह 2 वर्षों के लिए या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल चला गया। तो ये चीज है, ठीक है। अब एक कोई आता है कि दोहरी नागरिकता, जैसे अभी एकल नागरिकता पढ़ी थी, ऐसे दोहरी नागरिकता क्या आता है, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ठीक। अगर हम दोहरी नागरिकता की बात करें तो ये कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक, ओके। दोहरी नागरिकता की बात करें और नागरिकता का परित्याग, ठीक है। क्या होता है नागरिकता के परित्याग के बारे में, अन्य देश की नागरिकता, यानी नागरिकता कब खत्म होगी, तो नागरिकता का परित्याग, ये नागरिकता का परित्याग, ये क्या होता है, ये कब खत्म हो जाती है, ये 2 कंडीशन पे खत्म होती है। नंबर 1 कब, जब आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं। नंबर 1, जब दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, नागरिकता लेने पर सेकंड, क्या सरकार द्वारा छीन ली गई हो, सरकार द्वारा छीनने पर, ठीक। 2 तरीके से जाती है नागरिकता। अब आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे, ठीक है। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये एक वो है पॉइंट, इसको भी जान लीजिए। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, शिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये क्या चीज है, ये दिसंबर 2003 में, अगर हम बात करें दिसंबर 2003, बात कर दिसंबर 2003 में आया था ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता देना, यानी विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ
नागरिकता देना, कुछ शर्तों के साथ नागरिकता देना। ओके, ये चीज़ है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज आप लोगों ने पढ़ा डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी यानी चाइल्ड लिटरेसी से रिलेटेड है। चाइल्ड रिलेटेड मतलब भाग 4 से रिलेटेड है, और भाग 2 में आपने पढ़ा भारत की नागरिकता के बारे में। ठीक है, याद करने का तरीका एक एक करके 11। अब आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे ये ऑफलाइन जो क्लास है वो आपकी पनकी गंगागंज में चलती है। ठीक है, पनकी गंगागंज में चलती है, और आप हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप लोग सभी लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और ऑफलाइन क्लासेस है, क्लास में कोई दिक्कत हो या कुछ भी हो तो कमेंट करके बताइए, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ये क्लास हर परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसमें डिटेल में पॉलिटी कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको यूई पॉलिटी करा दिया है, डिटेल में एक एक चीज़, हर चीज़ डिटेल में, और जो इम्पोर्टेंट है वो PYQ बेस्ड ये क्लास है, मतलब जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी को बेस्ड करके ये क्लास बनाई गई है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।